नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम डिकोड एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी की श्रृंखला में 6 क्लास की एनसीईआरटी लगभग हमारी ज्योग्राफी की जो चल रही है लगभग समाप्त होने की दिशा में है। आज के वीडियो के बाद लगभग 2 वीडियो और रहेंगे, चैप्टर 7 और 8। उसके बाद ये 6 क्लास का एनसीईआरटी आपका 6-7 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम चैप्टर 6 इसका पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, है ना, लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। जो लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ पे हमारे प्रमुख स्थल रूप हैं, लैंडफॉर्म हैं, उनको हम देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। अभी हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ये तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी की सतह सब जगह समान नहीं है। कहीं गड्ढा है, नदियां हैं, या कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र है ना, तो इस कहीं पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो यही है, स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा समतल होते हैं। स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हैं। स्थल स्वरूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। वो क्या हो रहा है, मैदान धीरे धीरे चल रहा है। सर चल रहा है, हमने तो कभी देखा नहीं। ये पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल रहती है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसी दिन हम जब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, खासकर 11th एनसीईआरटी में, या उससे पहले कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहां हम जानेंगे कि कैसे प्लेट गतियां कर रही है ना। तो वही बात ये कह रहे हैं कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। अंदर क्या, अंदर कैसी गति, जो हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी की संरचना है। अभी हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में उसको देखेंगे, अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो इसका अंदर का जो गोले का अंदर का मैटर है ना, जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं काला वाला, तो उसमें क्या होता है, अंदर कुछ बढ़िया वाला खाओगे तो उसमें कुछ मेवा भरी हुई होगी, कुछ अलग होगा। ऐसे ही उसी रसगुल्ले के समान ऊपर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है रसगुल्ले पे, वैसे ही पृथ्वी का भूपर्वटी है और उसके अंदर का स्ट्रक्चर परत दर परत अलग है। और जो आपका मेवा वाला पार्ट होता है ना, वो यहाँ क्या है, लिक्विड, लगभग सेमी लिक्विड या प्लाज्मिक फॉर्म उसको कहा जाता है, उस फॉर्म में है। तो वो निरंतर घूमता रहता है, गति होती रहती है, उसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं कहीं धंस जाती है। सपोज दैट कि वो जो आपका रसगुल्ला होता है उसमें अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है ना, लिक्विड जैसा कुछ भरा हुआ होता, और उसको बार बार डब्बे को इधर उधर आप हिलाते डुलाते रहते, तो क्या होता कि वो लिक्विड हो सकता है कहीं से लीक कर जाता या कहीं से कुछ हो जाता। इसी तरीके से वैसा ही एक लिक्विड यहां भी होता है, जो अभी हम भूकंप प्रक्रिया इसी चैप्टर में आगे अभी देखेंगे, वहां आपको अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। दूसरी बाह्य प्रक्रिया होती है, मतलब 2 तरह से चेंजिंग हो रही है। एक तो इंटरनल, अगर कुछ हलचल हो रही है वहां से चेंजिंग हो रही है। एक बाहर से कैसे, सर हवा चल रही है, हवा चल रही है तो मान लो ऊंचे पर्वत में तेज हवा चल रही है तो क्या होगा, उसकी मट्टी ऊपर से उड़ाती लेती चली जाएगी, उसका क्षरण होता रहेगा, उसका अपरदन होता रहेगा। ऐसे ही नदियां क्या करेंगी, मैदानी भाग की मान लो जब बाढ़ आती है तो आप क्या देखते हैं कि मैदानी भाग का कुछ हिस्सा कट के, आप आजकल तो खूब वीडियोज अभी पिछले दिनों वायरल हुए हैं जिनमें मकान पूरा घिर के चला गया, जिनमें और सारी चीजें बह के चली। उसी प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है, अपरदन होता है। तो क्या हुआ, स्थल रूप में चेंजिंग हुई, जहां पहले प्रॉपर समतल मैदान था वहां गड्ढा बन गया। इसी प्रकार से बाह्य कारकों द्वारा भी पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन होता है ना। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं, है ना। आपसे पूछे अपरदन क्या है, तो पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना क्या है, अपरदन है। ये मैं जहां मार करता हूं, आप लोग भी अपनी बुक पे मार करते रहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या एनसीईआरटी के नोट्स भी बनाने हैं। देखो, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाओ, अभी सिर्फ पढ़ते चलो, बुक पे अंडरलाइन करते चलो। सेकंड रीडिंग अपना रिवीजन करो, है ना। जहां समझ में ना आए उस वीडियो को जाके देख लो, सारी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां समझ में ना आए उसको जाके देख लो। और ये जो मार्क किए हुए हैं इन पॉइंट्स को 2-3 बार रीड करो, फिर एक फाइनल क्रक्स बनाओ। वो क्रक्स कैसा होना चाहिए, एक चैप्टर आपका मैक्सिमम आधा या 1 पेज से ज्यादा का नहीं छपना चाहिए। ये नहीं पूरा किताब बैठ के दोबारा छाप रहे हैं, ऐसा नोट्स बनाने क्या फायदा, उससे किताब पढ़ लो, है ना। तो 2 रीडिंग एटलीस्ट जब आप ले लो उसके बाद नोट्स बनाइएगा। ठीक है,
चलो, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। हाँ, सतह नीची हो जाएगी। आप देख रहे हो मिट्टी का जो कटाव हो गया, मिट्टी का जो कटाव हो गया नदी के द्वारा, तो क्या हुआ, सतह नीची हो गई, सतह नीची हो जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण, यहां निक्षेपण बताया गया है, निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से निर्माण होता है। जैसे सपोज दैट आपके जैसे पहले अब गांव देहात, अब आजकल तो सब आप पत्थर लगे हुए घरों में रहते हैं। गांव देहात में पहले घर होते थे तो वहां कुछ गड्ढा सा जैसे हो जाता था या समथिंग ऐसा कुछ, तो पानी बह बह के क्या होता था, अपने साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाता चल रहा है। जब वो अपने साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाता चल रहा है तो हम देखते थे धीरे धीरे वो गड्ढा फिल हो जाता था। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको निक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है, मतलब जो गड्ढे बने उनका फिर से द्वारा वो हो गया। आप अभी जब आप देखेंगे कि जो हिमालय बना, तो आज आप जिस प्लेन पे रह रहे हैं, जैसे हम लोग जहां रह रहे हैं वो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र मान लीजिए जब पर्वत बन गया तो वहां खड्ड हो गए थे, गड्ढा हो गया था, गड्ढे जैसी संरचना हो गई थी। उसके बाद जब नदियां, हिमालयी नदियां अपने साथ गाद लेके आई हैं तो उन्होंने निरंतर लगातार रूप से उस एरिया को फिल किया है, जो आज आपको हमको मैदानी स्वरूप में दिखाई देता है। तो उसी की बात ये कर रहे हैं। ये प्रक्रियाएं, बहते हुए जल, देखो ये निक्षेपण की प्रक्रिया कौन कौन कर रहा है, बहता हुआ जल कर रहा है, वायु कर सकती है, हवा अपने साथ मिट्टी को क्या कहते हैं उड़ाती हुई ला रही है या कुछ चीज लेके आ रही है, और जहां गड्ढ हुआ वहां वो गिर जाएगी तो उससे फिल हो गया। बर्फ के द्वारा भी हो सकती है। बर्फ के द्वारा कैसे होती है, जब आप ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, हिमानी पढ़ेंगे, मतलब ऐसी नदियां जो बर्फ के रूप में जमी हुई होती हैं, है ना, तो वो भी ऐसे ही अपर्दन करती हुई चलती हैं। तो बर्फ के द्वारा उस तरीके से हम विभिन्न स्थल रूपों एवं उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके बेस पे करते हैं, उनका हाइट्स ईटीसी जो होता है उसके बेस पे। ये दीदी कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं, इनकी सुन लेते हैं, इनका सुनना बहुत जरूरी है आजकल। ठीक है, चलिए सुनते हैं क्या कह रही हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी की बात कर रही है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ा ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, इसको पर्वत कहते हैं, है ना। तो आसपास का मान लीजिए समतल है, यहां से कोई एरिया उठा हुआ है और ये कितना होना चाहिए, यहां से 600 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट होनी चाहिए, ज्यादा इसकी हाइट होना चाहिए और इसका खड़ा ढाल होना चाहिए। ये नहीं कि इस तरीके से कोई है इसको हम पर्वत नहीं कहेंगे, ढाल उसका खड़ा ढाल होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, पर्वत। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। इसकी विश्व के कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। जैसे हमारा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, कितनी हाइट है, 8848 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये विभिन्न स्थल रूप इन्होंने एक उसमें अच्छे से दिखाए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये पहाड़ी है, ये कम उठा हुआ एरिया है, तो कम उठा हुआ एरिया क्या है, पहाड़ी है ना। ये बहुत सारे, कई सारे पर्वत आपको इसमें दिख रहे हैं। तो जब कई सारे पर्वत एक साथ होते हैं तो उनको क्या कह देते हैं, हम पर्वत श्रृंखला कह देते हैं। ठीक है, ये पठारी एरिया है। ये देखिए, ये जो हल्का सा ब्राउन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये उठा हुआ है किससे, मैदान से। ये मैदान वाला एरिया, तो ये पठार हो गया। ये ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं झील है ना। ये नदी है मेन, ये उसकी एक सहायक नदी है, आके उसमें मिल जा रही है। ठीक है, ये पूरे ग्रीन वाले आपको मैदान है ना, मैदान है। ये क्या है, डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, जहां नदियां स्थल से बहते हुए आकर समुद्र में गिरती हैं, उसके आसपास का एरिया क्या होता है, वो जब चलते हुए आ रही हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ बहा के लेके आएंगे, मिट्टी, गाद वाद। तो जहां गिरती हैं वहां एक क्या होता है, दलदली क्षेत्र सा, ऐसी एक आकृति बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, है ना। उसी प्रकार ये देखिए, ये मैदान है, ये इससे दूसरा मैदानी भाग जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है, स्थल संधि से। हमने कल वाली वीडियो में देखा था, स्थल संधि किसको कहते हैं, ऐसा स्थल का संकरा भाग जो बड़े दो भूखंडों को आपस में जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्थल संधि। और इसी प्रकार से हमने जल संधि देखा था, स्ट्रेट देखा था। जल संधि किसको कहते हैं, जो ऐसी जल की संकरी क्या कहते हैं, जल राशि जो दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। कल की क्लास में ही था। ठीक है, चलो, है ना। और ये क्या है, तट है ना। इसी प्रकार से, अगर इसी प्रकार से क्या है, इस प्रकार से ये द्वीप है। अगर कोई एरिया समुद्र में चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्वीप। ठीक है, इन्होंने सारी चीजें दिखाई हैं। चलो, अब ये पर्वत की बात कर रहे हैं, एक एक का हम डिटेल में पढ़ते हैं, पर्वत। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी पे जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न स्वरूप हैं, वो उनके दो मेन रीजन हो सकते हैं, या तो उनकी आंतरिक हलचल, ठीक है, या फिर उनकी बाह्य जो चीजें हैं उनके द्वारा। ठीक है, चलो, तो क्या क्या है, सबसे पहले पर्वत की बात करते हैं, फिर ये दीदी हमको पर्वत बनाना भी सिखा रही हैं। ठीक है, इनकी भी बात सुनी जाएगी। पर्वत
पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित तो कुछ हो नहीं सकता। पर्वत कोई ऐसा है आप में पर्वत बना सकता हो, है ना? वो बचपन में खेल खेल में मिट्टी विट्टी का बना लेते होगे, रियल पर्वत नहीं बना पाओगे। चलो, प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, क्योंकि देखो पर्वत की शेप क्या है, इस टाइप की होती है। अपनी साड़ी की किनारी में और जो बचपन में आर्ट बनाते थे उसमें ऐसे ही तो पर्वत बनाते थे। तो पर्वत यही बात ये कह रहे हैं कि इसका आधार तो चौड़ा होगा, ये आधार है चौड़ा होगा, और इसका शिखर क्या होता है, शिखर क्या होता है, छोटा होता है। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है ना? ये कल हमने देखा था कि ऊपर जाने जाओ, हम कल वायुमंडल पढ़ रहे थे, याद करो तो वायुमंडल में मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल सबसे पहला परत होती है ना? उस परत में क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। तो ये भी वही है, जैसे जैसे आप पहाड़ पे जाओगे तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाएगा। और वायु की सघनता भी क्या होती है, वायु की सघनता भी कैसी होती है, कम होती जाती है। ठीक है, चलो, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जो अभी हम बता रहे थे, जिनको क्या कहते हैं, इनको हिमानी कहते हैं, इनको हिमानी कहते हैं। ठीक है, किसी कन्या का नाम भी हो सकता है हिमानी। ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, हिमानी। मान लीजिए जब ज्यादा हाइट पे है तो वहां टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वहां से जो नदी निकल रही है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जम जाएगी। ठीक है, तो उसको हम नदी ना कह के क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। तो ये एक परिभाषा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। क्या सर, समुद्र के भीतर पर्वत? कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर समुद्र का सारा पानी सुखाने की शक्ति मेरे पास होती तो मैं आपको दिखा पाता कि जैसे स्थल रूप पठार पर्वत हमें ऊपर दिख रहे हैं, वैसे ही नीचे भी हैं, समुद्र वाले तल पे भी हैं। ठीक है, समुद्र वाले तल पे भी। तो ऐसे ही कुछ पर्वत क्या हैं, समुद्र के भीतर भी हैं। उसका एक उदाहरण ये देंगे, जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। इतना ठंड होता है वहां, लोग घूमने फिरने तक तो ठीक है, फोटो खिंचाने तक ठीक है, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि आपको 1 साल यहीं रुकना है, नानी याद आ जाएगी भाई साहब। ठीक है, वहां का धरातल खड़े ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि भी नहीं होती है। जब कुछ अनाज पैदा नहीं होगा तो खाने की दिक्कत होगी, दूर से लाना पड़ेगा, रास्ते वैसे ही दुर्गम है, तो आदमी कहता है यहां हम रहेंगे नहीं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। अभी हमने देखा था कई सारे पर्वत थे, उसको हमने क्या कहा, पर्वत श्रृंखला। ये दीदी हमको पर्वत बनाना बता रही है। ठीक है, इसका सुनते हैं, आओ कुछ करके सीखे पर्वत बनाना। पर्वत हमको कैसे बनाना है, आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए, कागजों को मेज पर रखिए, कागजों को अपने हाथ से धो। इस 6 क्लास के बच्चों के लिए है, कैसे आप बना सकते हैं। मेनली क्या है, मेरे पास यहाँ कोई पेपर नहीं है, आप अपने पास से देखना। जब 2 पेपर्स को इस तरीके से रखना और उनको दोनों तरफ से संपीड़न बल, है ना, दोनों तरफ से जब हम संपीड़न बल लगाते हैं तो बीच वाली सतह क्या होगी, उठ जाएगी, ऐसे करके उठ जाएगी। किताब आपके पास हो तो खेल करके देख लो, ऐसे करके दोनों तरफ से हल्के हल्के सरकाओ तो बीच में से उठ जाएगा, बीच में से उठ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या हमारे पर्वत बने हैं, इसी प्रकार से हमारे पर्वत बने हैं। ठीक है, चलो, किताब फाड़ लेते थे हम बचपन में, ये बनाते बनाते पर्वत बनाते बनाते। ठीक है, चलो, अब देखो ये दिखाया है कैसे बलित पर्वत बनते हैं। देखो ये भूपर्पटी है, भूपर्पटी इन द सेंस पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है। रसगुल्ले का ऊपर से जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है, भूपर्पटी है। ठीक है, तो और ये क्या है, जब हमने उसको दबा दिया, हमने उसको क्या करा, दोनों तरफ से संपीड़न बल लगता है। अभी जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो और विशेषता पढ़ेंगे, बस अभी इतना मान के चलो कि एक कोई प्लेट जैसी चीज है, उसको हमने दोनों तरफ से ऐसे करके प्रेस किया है तो बीच में से उठ गई है। वही बलित पर्वत का उदाहरण है, ये आपको एक दिखाया हुआ है कि कैसा दिखता है। चलो फिर अब देखो, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं में होते हैं। समांतर श्रृंखलाओं का क्या मतलब है कि इस तरीके से है, मान लीजिए पर्वत श्रृंखला कहीं है, फिर एक उसके नीचे है लगातार, इस प्रकार का हमारा हिमालय है। ठीक है, हिमालय, आल्प्स, है ना, आल्प्स कल हमने कहां पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था यूरोप में, तथा एंडीज कहां पढ़ा था, दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था। इस तरीके से देखा था तो सबसे लंबी ऊपर से नीचे तक जो पर्वत श्रृंखला आ रही थी उसको क्या नाम था, एंडीज था। एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अभी क्या आपको ये तीनों पता होने चाहिए, हिमालय एशिया में तो पता ही है ना, आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहां पे है, यूरोप में है, और एंडीज कहां है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। अब प्रकार बता रहे हैं कौन कौन से पर्वत होते हैं। बलित पर्वत, बलित पर्वत हमने देख लिए, कैसे वाले, वही जो दोनों तरफ से संपीड़न बल लगने के बाद बीच में से उठ जाता है, बलित पर्वत। दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत, है ना, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो ये भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है, जैसे अभी अगले वाले आपको इमेज में दिखा देता हूं, इसका डायग्राम होगा ये। जैसे क्या है कि 2 वाला कोई आपस में एरिया है, ये मान लीजिए कोई समतल था और समतल पे से क्या हुआ,
एक खंड नीचे चला गया, है ना, एक खंड नीचे चला गया, दब गया वो, तो क्या हुआ, ये वाला ऊपर उठा हुआ दिखेगा, खुद से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, या ये नीचे ना जाए ये ऊपर उठ जाए। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ये कोई क्या था, ये मैदानी सतह थी, ठीक है, ये मैदानी सतह थी, ये क्या हुआ, ताप दाब पड़ के चट्टान में क्या हुआ, क्रैक आ गए। ताप दाब से क्या होता है, चट्टान ज्यादा ताप से हल्की सी फैलती है, फिर ठंड पड़ती है, हल्की सी सुकड़ती है, फिर फैलती, फिर सुकड़ती है, क्रैक्स आ गए। क्रैक्स आ गए तो क्या हुआ, ये वाला स्थलखंड हल्का सा ऊपर यहां से उठ गया, ये यहां से हल्का सा ऐसे करके ऊपर उठ गया, तो ये क्या हो गया, भ्रंशोत पर्वत हो गया, ऊपर उठ गया, ये दोनों नीचे हो गए। या फिर क्या हुआ कि ये नीचे दब गया, ये स्थलखंड ऊपर उठने की जगह नीचे दब गया, नीचे दब गया तो क्या हुआ, तब भी ये वाले दोनों भ्रंशोत पर्वत हो गए। या फिर एक स्थिति और हो सकती है, जो आपके वो वाली कौन सी पिक्चर थी, ढोल पिक्चर में होता है ना, वो हमेशा जो वो है जावेद जाफरी, वो अपने आप आगे आ जाता है हमेशा, बाकी लोग क्या होते हैं पीछे हट जाते हैं। उसी तरीके से कि मान लीजिए ये पूरा स्थलखंड है, ये भी भाग नीचे दब गया, ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, ये ऐसे आ गया नीचे, ठीक है, ये भी नीचे आ गया, ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। तो जावेद जाफरी कहता है ना, मैं हर बार आगे कैसे आ जाता हूं, वही वाला सिस्टम है, ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा जब अड़ोसी पड़ोसी दोनों नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये तीनों सेम शेप में है, अब ये मेरे हाथ अपने आप नीचे हो जाए तो मेरा हेड ऊपर हो गया, तो क्या हुआ कि भ्रंशोत पर्वत इस तरीके से उठा हुआ पर्वत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ये है। तो 3 प्रकार के पर्वत हैं। बलित पर्वत आप समझ चुके, दीदी ने बता दिया बलित पर्वत बनाना, भ्रंशोत पर्वत समझ गए, तथा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी क्या होता है, ज्वालामुखी से जब अंदर से लावा निकलता है, मैग्मा अंदर से आता है, बाहर आके लावा कहलाता है वो, तो उसको वो क्या होता है, जम जाता है, तो वो भी एक पर्वत की शेप ले लेता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो आपको याद रखना, पर्वत 3 टाइप के हैं। हिमालय, आल्प्स दोनों कैसे हैं, बलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। शंक्वाकार कैसा, ऐसा वाला शंक्वाकार है, ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित श्रृंखला है, पॉइंट याद रखने जैसा है, ठीक है। अरावली क्या है, विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, अब सबसे पुरानी है, लगातार हवा चल रही है, वहां से नदियां कुछ बह रही थी पहले, तो क्या हुआ, उसका अपर्दन हो गया, अपर्दन होते होते घिस गया और आज वो पर्वत लगभग ना के बराबर सा रह गया है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। तो ये भी कौन कौन से, एप्लेशियन कहां है, उत्तरी अमेरिका में, और यूराल कल जो हमने देखा था ना, एशिया और यूरोप की सीमा पे था यूराल, है ना, कहां, रूस में पड़ता है, वो भी इसी प्रकार के हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। भाई बड़ा भाग टूट के ऐसे करके ऊपर हो गया, साइड वाले भागों से भ्रंशोत पर्वत बन गया, तथा तो इस वाले ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं, हॉस्ट कहते हैं, या उत्खंड कहते हैं, इंग्लिश में हास्ट कहते हैं, तथा नीचे धसे हुए वाले खंड को द्रोणिका भ्रंश या गैब्रोन कहा जाता है, ठीक है, हाँ ग्राबोन या गैब्रोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये उत्खंड हो गया, ऊपर उठा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हास्ट, ठीक है। और ये जो दबा हुआ है इसको बोलेंगे गैब्रोन या गाब्रोन, ऐसे करके लिखा होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा बासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा इसमें कंटेंट दे रखा है। अभी मान लीजिए मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में आपसे सवाल पूछ ले कि पर्वत से आप मान लीजिए कि पूछे कि पर्वत से आप क्या समझते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तार समझाइए, है ना। 125 उसका शब्द का सवाल आता है, दूसरा 200 शब्द का सवाल आता है। तो 200 शब्द वाले सवाल में अगर पूछ ले तो आपको इसमें लिखने लायक पर्याप्त कंटेंट है ना। 3 टाइप के आप डायग्राम बना के पर्वत दिखा देंगे, पर्वत के एक एक उदाहरण दे दीजिए, सब में दिए हैं। जैसे ये यूरोप का राइन घाटी और बासजेस पर्वत कैसा उदाहरण है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उसकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की कुछ भूआकृतियों को उदाहरण सहित पता लगाइए। अब ज्वालामुखी पर्वत की बात, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ये कहां है, तंजानिया में है, अफ्रीका की कंट्री है तंजानिया, माउंट किलिमंजारो, तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं, है ना। ये किससे बने हैं, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बने। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है, और जब दूसरी, सेकंड या थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बना रहे हो तो बस इन्हीं चीजों को नोट डाउन करते रहना है पॉइंट्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये पर्वत क्या होते हैं, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। अब पर्वत के लाभ बता रहे हैं, देखो ये ज्वालामुखी वाला पर्वत आपको दिया है, क्या होता है, अत्यधिक दबाव के कारण मैग्ना लिखा हुआ है, मैग्ना नहीं मैग्मा होता है, ठीक है,
मैग्मा होता है। मैग्मा का निर्माण, वो मैग्मा क्या होगा, बाहर आ जाए, ये बहुत गर्म होता है और बाहर निकल के क्या होता है, लावा। देखो ये याद कैसे रखोगे, लावा कैसे कहेंगे, मैग्मा कैसे कहेंगे, तो अंदर वाला याद रख लो मैग्मा, और बाहर जब है तो वो क्या कह रहा है, लावा, मतलब ला बाहर ला, ठीक है। तो बाहर लाने पर क्या हो गया, वो हो गया लावा, ला बाहर ला, ठीक है, लावा है ना, मैग्मा। तो मैग्मा अंदर तब तक है, तब तक मैग्मा है, बाहर आ गया तो लावा है। और इस प्रकार से यहां से विस्फोट होता है, विस्फोट होकर जो चीजें होती हैं इसी तरह से इधर उधर गिरती रहती हैं और इस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से दो पर्वत थे, किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, है ना। किलिमंजारो कहां, तंजानिया में, फ्यूजियामा कहां, जापान में। चलो, पर्वत जल के संग्रहार होते हैं। कैसे संग्रहार होते हैं, हाइट पे हैं तो वहां बर्फ जम गया, बर्फ जम गया तो क्या हुआ, वही नदियों के रूप में आ गया, तो क्या हुआ, जल के संग्राहक हो गए कि नहीं हो गए। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। हिमानी अभी हमने पढ़ा था क्या है, बर्फ की नदियां जो हैं वो क्या है, हिमानी है। जलाशयों के जल को भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली, वो तो सभी चीजों में फिर कर ही लेंगे। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। नदी घाटियां क्यों उपयुक्त हैं, क्योंकि नदी के आसपास का उपजाऊ मैदान है, उस नदी से सिंचाई हो रही है, वहीं से हम जल लेके सिंचाई भी कर लेते हैं, तो आसपास का एरिया क्या होता है, उपयुक्त होता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन वगैरह प्राप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि पर्वत पे सामान्यतः कृषि तो होती नहीं है, वन टाइप से कुछ एरिया होते हैं, तो वन टाइप से क्या है, वहां कुछ दवाइयां, प्राकृतिक वनस्पति ऐसी भी मिल सकती है जो जड़ी बूटी जैसी के रूप में हो, या फिर क्या होगा, वन होंगे। तो वन होंगे वो किस काम में आएंगे, वन जो होंगे उनसे हमें क्या प्राप्त होगा, उनसे हमें लकड़ी इत्यादि, ईंधन इत्यादि प्राप्त होगा, ठीक है। सैलानियों के लिए पर्वतीय उपयुक्त स्थान है। अभी मैं बता ही रहा था कि पर्वत पे आप लगातार रुक नहीं सकते, 2-4 दिन घूमने चले जाओ बाइक वाइक से कि ओ हो लद्दाख ट्रिप जा रहे हैं, आपसे अभी कह दूं कि लद्दाख में आपको 1 महीना 1 साल रुकना है, बस नानी याद आ लेगी, ठीक है। चलो, बे पर्वत की, आप, मुझे समझ में नहीं आता लोग वहां जाते क्यों, वहां कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। सर आप गए हैं, मैं नहीं गया हूं, मेरा जाने का मन है, नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां क्या कंकड़ पत्थर देखने जाने से बढ़िया कहीं और धार्मिक स्थान, भगवान के दर्शन करके आओ, उनमें आस्था प्रकट करो, ठीक है, कुछ सकारात्मक एनर्जी आपको मिलेगी। मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, उसको होनी भी चाहिए, वो अपने हिसाब से आदमी घूम सकता है, ठीक है। आपका अगर जाने का प्लान है तो मेरी वजह से कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं, इसीलिए आप भी जा सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए। वैसे प्राकृतिक सुंदरता आप बहुत और सारी चीजों में भी देखते हो। चलो, विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे खेल कौन कौन से हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, है ना। पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले खेल, आपसे यही क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन बर्फीय पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेल हैं या नहीं है ना, इस तरीके से पूछ सकता है। तो पैराग्लाइडिंग होती है, हेग ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग होती है, ठीक है। हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग होती है, नदी में वो जो देखा होगा वीडियो, डंडा लेके मारते रहते हो, रिवर राफ्टिंग। स्कीइंग होती है, दौड़ टाइप से पर्वतों के प्रचलित खेल हैं, ये 1-2 यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है, 1-2 यहाँ दिखाए गए हैं, दौड़ते भागते, इसको आप देख लेना। क्या आप और ज्यादा डिटेल में देखना हो तो एक एक वर्ड को गूगल टाइप करना, सब बता देगा। ऐसे ही पृथ्वी का आपको उच्चावच्च देखना हो तो गूगल अर्थ पे जाना, गूगल अर्थ पे 3D वाला व्यू खोलना, उसमें सब दिखेगा आपको, ओहो ये पर्वत उठा हुआ है, ये नदी बह रही है, बहुत अच्छा उसमें दिखता है। मतलब इमेजिनेशन पावर अगर आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छी है तो वहां जाके देख लो, ठीक है। चलो, क्या आप हिमालय में स्थित कुछ स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं। बहुत सारी जगह हैं जो मतलब वैसे क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां ये खेले जाते हैं। अब पठार की बात करते हैं, ठीक है। अब पठार की बात करते हैं, पठार क्या है, तो पठार क्या है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, सपाट, वहां क्या था, उठी हुई एवं शंक्वाकार भूमि होती है, वो क्या थी, पर्वत, और उठी हुई एवं सपाट भूमि है तो वो क्या होगा, पठार होगा। यह मतलब जैसे ये तो पर्वत हो गया और पठार होगा ना, तो ऐसे करके ऐसे ऊपर से सपाट होगा, ऐसे करके होगा, आम समुद्र से मतलब मैदान से उठा हुआ, ऐसे ऊपर से सपाट होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से अत्याधिक उठा हुआ होता है, आसपास ये मैदानी क्षेत्र है, इनसे क्या हो गया, इनसे उठा हुआ हो गया, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान, देखो ऊपरी भाग मेज के समान कैसा है, सपाट होता है। देखो जैसे ये देख पा रहे हो आप, ये पठार के चित्र हैं, ऊपर वाले में देखो ज्यादा स्पष्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, ये देखो नीचे नीचे वैसा एरिया है, नीचे गहराई वाला एरिया, ये एरिया उठा हुआ है लेकिन यहां से एकदम सपाट है, मैदानी टाइप से है, सपाट है, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, तो क्या होगा, सपाट होते हैं। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े हो सकते हैं, होते हैं या हो सकते हैं। ये देखो एकदम खड़ा ढाल है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक
हो सकती है, ठीक है, कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है ना। विश्व का लगभग सबसे पुराना पठार है दक्कन का पठार, और सबसे पुराना वलित पर्वत भी हमारा है, कौन सा, अरावली, ठीक है, अरावली अभी हम पढ़ के आए थे। इसी प्रकार से और भी हैं, केनिया, तंजानिया, युगांडा और पूर्वी अफ्रीका के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार भी इस प्रकार के उदाहरण हैं सबसे प्राचीनतम पठारों के, ठीक है। चलो, तिब्बत का पठार चित्र 5.1 ये इन्होंने दिखाया था, तिब्बत का पठार नीचे वाला विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माद्र समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। सर अभी तो आप पीछे बता के आए थे कि 600 मीटर से ऊंची कोई श्रृंखला होगी उसको हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे, लेकिन भाई साहब ये भी तो बताया था कि वो शंक्वाकार होनी चाहिए। ये क्या है, उठा हुआ इतना ज्यादा है लेकिन क्या है, सपाट है, पूरा ऊपर जाके मैदान है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पठार, है ना। और इसकी हाइट आप याद रखेंगे, ये विश्व का संभवतया, है ना, संभवतया विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। चलो आगे देखते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं, क्यों उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनमें खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब देखो पठार की उपयोगिता बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनमें खनिज क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, उपयुक्त मात्रा में खनिज इनमें होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें उपयुक्त मात्रा में खनिज होते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार किसके लिए फेमस है, सोना और हीरा, ओहो हो, ठीक है, के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार किसके लिए, लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार होते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाला एरिया है ना, इस एरिया में ही छोटा नागपुर पठार है ना, इस एरिया में ही छोटा नागपुर पठार है। और ये किसके लिए फेमस है, ये जो इस प्रकार के लोहा, कोयला जो खनिज है, अभ्रक इत्यादि, मैग्नीज वगैरह, इन सब के लिए फेमस है। जबकि जो अफ्रीका वाला है वो किसके लिए फेमस है, वो है सर सोना और हीरे की खदानों के लिए फेमस है। चलो अगला देखते हैं। अब पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात कैसे बनता है, जब एक मान लो नदी बहती हुई आ रही है और ये एकदम ढाल आ गया, है ना, पठार ऐसे ही तो हैं, ऐसे करके उठे हुए, ऐसे करके इस तरीके, अब ये ढाल आ गया तो इससे जब नदी बहेगी तो काफी तीव्र मात्रा में ये इस तरीके से गिरती है। इसको क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। देख लिया कैसे गिर रही हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी है, और स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। इसको आप पॉइंट याद रख लेंगे। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात, और कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है, या फिर इसको गढ़सोप्पा भी बोलते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। लावा पठार में जो पठार, जो दक्कन वाला पठार है, उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब मान लो आपसे मेंस में प्रश्न लिखने को, इसका सर यूज क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं समझने की दृष्टि से, लेकिन मेंस में आपसे पूछ ले सवाल बना के पठारों से आप क्या समझते हैं एवं पठारों की उपयोगिता मनुष्य के लिए किस प्रकार से है या मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। यही पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2-4 एग्जांपल दो, इन्हीं को पॉइंट्स बना के लिख दो, देखो कितना अच्छा आंसर लगेगा, है ना, मेंस में कितना अच्छा आंसर लगेगा। तो ये है भले ही 6th क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन कंटेंट की दृष्टि से और वैसे भी बहुत रिच है। कम शब्दों में आपको इसमें अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं मैदानों पे। मैदान क्या कह रहे हैं, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, ठीक है। वे सामने आपका वो मैदान नहीं जिसमें आप गुल्लू डंडा खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, या आजकल भाई कोई और खेल चलने लगे हो तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं गिल्ली डंडा और क्रिकेट वाला था। बीच बीच में जिन बच्चों की बैटिंग रुक जाती थी वो कंचा खेलने लग जाते थे, ठीक है, उस जनरेशन का मैं हूं, है ना। चलो, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मतलब कोई समुद्री तल, कल मैंने बताया था आपको कैसे हाइट मापते हैं, समुद्री तल से मापते हैं किसी भी चीज की हाइट, तो क्या है, माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक उनकी हाइट नहीं होती है सामान्यतया, ठीक है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं एवं कुछ उर्मिल एवं तरंगित होते हैं। जैसे आपने फील्ड ही देखा हो, ज्यादा बड़े पे मत जाओ, जो आप जहां क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हो वही देखी होगी, तो आप जो अपना पिच वाला एरिया बना लेते हो वो तो एकदम टिप टॉप हो सब सपाट करके घिस घिसा के उसको बढ़िया कर लेते हैं। साइड में जहां कभी आपका चौका छक्का जाता है वहां क्या होती है, जमीन ऊंची नीची होती है कि कहीं गड्ढा आ गया, किसी के पैर उसमें घुस गए, गिर गए, है ना। हमारे साथ तो खूब होता था, आपके साथ पता नहीं मुझे, ठीक है। जिसके साथ होता हो वो कमेंट करके भी बता सकता है, ठीक है। तो उर्मिल एवं तरंगित होते हैं, है ना, थोड़े से ऐसे डिप डिपा वाले शेप वाले। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, ठीक है। मैदान किसके द्वारा बने हैं, नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। सर कैसे बने हैं, जब कोई
खड्ड टाइप से एरिया होता है, गड्ढा टाइप से एरिया होता है, तो नदियां क्या करती हैं, अपने द्वारा बहाए गए जो अपने द्वारा ऊपर से बहा के ला रही हैं मिट्टी रोड़ा कंकड़, उसमें भरती जाती हैं, उसको सपाट कर देती हैं। या फिर कोई हल्की उठी हुई संरचना है, उबड़ खाबड़ है, तो उसको नदियां अपने बहाव के साथ क्या करती चलती हैं, या तो उसका अपर्दन करती चलेंगी या उसमें निक्षेपण करती चलेंगी और उस एरिया को सपाट कर देती हैं। तो इस प्रकार इनका निर्माण किससे हुआ है, नदियों से हुआ है, नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों में क्या क्या हो सकता है, पत्थर बालू सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित करती जाती हैं, है ना, निक्षेपित करती जाती हैं और निक्षेपों से क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। जो चीज मैं बता रहा हूं वो इन्होंने भाषा के रूप में लिख दी है। आगे देखते हैं, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। क्यों उपजाऊ हो रहे हैं, क्यों उपजाऊ हो रहे हैं, क्योंकि इनमें नदियों द्वारा, एक तो नदियों से सिंचित है, नदियों के पानी से सिंचित हैं, और फिर बढ़िया बढ़िया माल नदियों के द्वारा महीन मिट्टी बारीक मिट्टी ढोकर लाई जा रही है, जिस कारण सिंचित हैं। यहां परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए नितिन गडकरी साहब को कोई रोड बनानी है, अरे भाई बहुत मतलब दमदार व्यक्ति हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर काफी लंबे समय से हैं और अच्छा उन्होंने किया है। तो मान लीजिए रोड बनानी है, तो क्या है, जब रोड बनानी है तो आपको एक रोड एक साइड दे दी जाए पहाड़ वाली, एक साइड दे दी जाए नदी वाली, जहां पुल उल बनाना हो एक पठार पे और एक मैदान पे, तो कहां जल्दी बढ़िया से बन जाएगा, मैदानी एरिया में। या रेलवे ट्रैक बिछाना हो या इस प्रकार कुछ भी, तो परिवहन के साधनों का जो निर्माण है ना, या संसाधनों का जो निर्माण है वो मैदानी एरिया में तीव्रता से और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। क्यों जनसंख्या सबसे ज्यादा है भाई, जहां सुख सुविधाएं हैं, आसानी से हम रह पा रहे हैं, खेती करने योग्य जमीन है, आसानी से आने जाने वाला सिस्टम है, तो वहां ऑब्वियस है कि जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो जनसंख्या के घने भाग होते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चींग में यांगसे नदी के मैदान और इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो मतलब भारत में जिस प्रकार से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, वैसे ही यांगसे नदी कहां की है, चाइना की है, बहुत फेमस रिवर है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए उपयोगी क्षेत्र होते हैं। ऑब्वियस है, रहने के लिए मैंने आपको बता दिया भाई, आसपास खेती करने की जमीन है, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, सब चीज सुलभ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पता लगे पहाड़ी क्षेत्र में रहे, पहाड़ गिर जाए, सब झोपड़ी तबाह, यहां उस टाइप वाली कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मकान बनाने में तथा खेती के लिए समतल भूमि प्रचुरता में होती है, उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यही पॉइंट अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाए, दो तीन चीज और दे दी जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको भी मार्क करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं, ये आपको दिखाया है मैदानी भाग कैसे एकदम सपाट है। देखो बढ़िया, यहाँ गन्ने की फसल लगी हुई है, ये कुछ महिलाएं हमारी दीदियां लोग क्या कर रही हैं, धान को रोप रही हैं, धान की फसल को रोप रही हैं। ठीक है, स्थल रूप व लोग है ना, स्थल रूप व लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है, ऑब्वियस है ना, वहां कुछ मिल रहा नहीं है। और आप जैसे पर्वतों वगैरह पे चले जाओ तो वहां वो 15 वाली मैगी 50 रुपए की बना के देते हैं। क्यों, कारण है वो मैगी नीचे से आने में ही 15 रुपए लगा लिए उस मैगी ने, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, मनुष्य लेके भाग रहे हैं आ रहे हैं, तो मजदूरी उनकी इतनी लग जाती है। ठीक है, चलो, तो इसी प्रकार से क्या है, कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान है ना, ऑब्वियस है, क्योंकि पहाड़ पर आपको 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, काट छाट करनी पड़ेगी, है ना। और मान लो नीचे से आपको ऊपर पहुंचना है, तो आप ऐसा नहीं है कोई सीधी सड़क बना दो, गोल 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 चारों तरफ से घूम घाम के तब आपको ऊपर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां कठिन होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल ऊपर पर रहने वाले लोगों के लिए रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप क्या कर सकते हैं, क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं। हाँ भाई, बहुत सारे अंतर हैं रहन सहन के, है ना। वहां क्या होगा, वहां पर्वतीय क्षेत्रों पर रहन सहन कठिन होगा, वहां सरल होगा, वहां जल की उपलब्धता आसानी से होगी, वहां नहीं होगी, खेती का संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे, तमाम इस तरीके की चीजें। ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट करती है कि भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाली है, बाढ़ आने वाली है, कोई तूफान आने वाला है, लोग वहां से छोड़ के आसपास के क्षेत्रों से चले जाएं, है ना। इस प्रकार मतलब हम पहले से उनको जागरूकता करके इन घटनाओं से मनुष्य की हानि को बचा सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि हम खुद ही शैतान हैं,
क्या शैतान है, खुद ही सब गंदा किए रहते हैं, पानी बोतल पी रत्ते में फेंक दी, ठीक है, कुछ खाया वहीं फेंक दिया, समुद्र किनारे गए वहां अपने कपड़ा धो रहे हैं। मतलब इस तरीके के काम जो नैतिक रूप से कम सही नहीं है, ठीक है। हम कितने ही तरीके से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। भाई पीने में ला रहे हैं और आपका क्या कहते हैं सिंचाई में ला रहे हैं, गाड़ी धोने में ला रहे हैं, गाड़ी नहीं धोना है, साफ जल से गाड़ी नहीं, कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो, प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान बना लिए, है ना, बढ़िया मकान बना दिए सब। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा भी किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रहें। मान लो आपके बाल गोपाल होंगे, है ना, तो क्या होगा, वो क्या कहेंगे अगर आप सब गंदा कर देंगे, तो बैठ के गाली बकेंगे कि हमारा बाबा या हमारा पिताजी ससुराल ऐसा था वैसा था कि सब पानी गंदा कर गए, ये वो। तो उस प्रकार की अलंकारों से बचने के लिए क्या करें, आप साफ स्वच्छ रहें और संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें जितना आपके लिए आवश्यक हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात हो गई हमारी जल की, ठीक है। अब इन्होंने दिखाया है चित्र 1 संख्या 1 से लेकर 10 तक को ध्यान से देखिए, प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। ये बच्चों के लिए है। चित्र 9 में दिखाया गया स्थल रूपक उपयोग। अब जैसे ये है, ये रेगिस्तान है, ठीक है, ये क्या है, समुद्र तल के आसपास का एरिया है, ये वन के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो उसी सब को इन्होंने बताया, वही सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर ये समाप्त होता है यहाँ, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे की चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके आगे की चीज पढ़ेंगे। तो यहां ये आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का समाप्त होता है। 8 चैप्टर हैं, तो 2 कक्षाएं संभवतः और लगेंगी, एक एक कक्षा में एक एक चैप्टर। बहुत ज्यादा मैं आपको इसलिए नहीं एक साथ डिलीवर करना चाह रहा हूं कि मैं 2-2 चैप्टर एक संग 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो उसका कोई लाभ नहीं रहेगा, आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और एक आदर्श समय पढ़ने का हमारा लगभग 1 घंटा रहता है, उतने समय में आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करते चलिए, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।